नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो परमाणु होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको एसपीडीएफ के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको भी जो तत्व होते हैं यानी परमाणु होते हैं उनके यदि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता, तो आज जो है आपकी जो क्लास है उसी के लिए है। आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को पूरा वॉच करना है। तो आप कैसे तत्वों के जो परमाणु क्रमांक है उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं एसपीडीएफ के रूप में उन्हें कैसे लिखेंगे, इस पर आज हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आपके साथी जो साइंस है जिनके पास में, चाहे वो 11th में है चाहे 12th में है, सभी के लिए उपयोगी है। इसके अलावा अगर आप जो सीटेट पेपर 2 देंगे उसमें साइंस आपका जो आता है, यदि आप साइंस के एक स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। साथ ही अगर आप जैसे नीट हो गया, केवीएस हो गया, मतलब जिनमें भी जो साइंस है वो आती है, केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी, तो उनके लिए जो ये उपयोगी रहेगी। क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा, तो आपकी जो केमिस्ट्री का एकदम जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और एकदम हम ईजी वे में जो केमिस्ट्री उसको समझते हुए चलेंगे। जो भी स्टूडेंट कहते हैं कि सर जो केमिस्ट्री है वो हमें कठिन लगती है, तो अब वो नहीं कहेंगे कि सर केमिस्ट्री कठिन है, सब कहेंगे कि सर जो केमिस्ट्री है बहुत ही सरल है, आसान है। तो बिल्कुल हम शुरुआत से चल रहे हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में आप सभी जानते हैं जो परमाणु होते हैं उन्हीं के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। ठीक है, परमाणु के परमाणु क्रमांक होते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु के चारों तरफ क्या होती हैं, कोश या कक्षाएं भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोश और इंग्लिश में कहते हैं सेल, या फिर एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कोश या सेल, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो याद रखेंगे इंग्लिश से सेल, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं कोश। और ये जो कोश होते हैं इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु होते हैं, जो लास्ट वाला परमाणु होगा उसमें अधिकतम कितने सेल होंगे, कितने कोश होंगे, 7 कोश होंगे। ठीक है, कितने कोश होते हैं, 7 कोश होते हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई परमाणु है पूरा, और परमाणु का ये कोई नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो आपको पता ही है। बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं इस पर हम जो है बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आज की क्लास में मैं आपको केवल सिर्फ यही बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं आप उन्हें कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये परमाणु का नाभिक हो गया। ये नाभिक के चारों तरफ क्या है, कक्षाएं हैं। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी और ये सातवीं। ठीक है, तो इसे जो है के कक्षा भी कह सकते हैं, के, इसे एल, तीसरी वाली को एम, इससे अगली वाली को एन, और इस वाली को ओ, इससे अगली वाली को पी, और लास्ट वाली को क्यू। ठीक है, तो कुल 7 कक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि कोश क्या होता है, सेल क्या होता है। ठीक है, कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु के जो चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं उसे हम कोश, कक्ष या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो 7 कोश होते हैं अधिकतम। 7 कोश आपको पता लग गया कौन कौन से होते हैं। अब आपको देखिए, ये मैं बताऊंगा, ये तो आपको पता लग गया कि जो कोश होता है उसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल एन से। तो एन आपको पता लग गया कौन कौन से होते हैं कोश, एन का मतलब यहाँ पर कोश है या सेल। तो के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, तो जो सबसे पहली कक्षा होती है यानी के जिसे कहते हैं, तो के लिए जो एन का मान है वो 1 होता है, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, पी के लिए 6, क्यू के लिए 7। ये सीक्वेंस में यानी क्रम से होता है। ठीक है, इतनी बात अब आपको पता लग गई होगी कि जो कोई परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कोश होते हैं। ठीक है, कितने कोश होते हैं, अधिकतम 7 कोश होते हैं, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। अब इसके बाद ये जो कोश होते हैं, कोश के अंदर भी जो है उपकोश होते हैं। क्या होते हैं, उपकोश, जिन्हें इंग्लिश में सबसेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो उपकोश है यानी ये सबसेल है, ये 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एसपीडीएफ। एसपीडीएफ। अब यहाँ से आप एक बात और याद रखिए कि जो एस उपकोश होता है उसमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं यानी 6, डी में 10 यानी 10 हो सकते हैं, और एफ उपकोश में
14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी जितनी मैंने आपको बताई है। तो अब आप क्या कर लें, फिलहाल जो है इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको ऊर्जा स्तर आरेख बनाना सिखाऊंगा, जिसके आधार पर आप जो तत्व हैं यानी परमाणु हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उससे एसपीडीएफ के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आपको पता लग गया कि जो अधिकतम कोष होते हैं कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7, ठीक है। तो ये लिखिए यहाँ पर 1s, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते जाना है, 2s, 3s, 4s, 5s, सॉरी 6s और ये 7s। तो ये n में, इसमें तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये कोष पहला है, ये दूसरा कोष होगा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। आप इसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, ये कोष है n, ठीक है, ये n की वैल्यू है। अब ये हो गया आपका पहला s का तो हो गया, s उपकोष का। p उपकोष की बारी होगी, किसकी बारी होगी, p उपकोष की, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप जब इसको नोटबुक में लिखेंगे तो एक एक लाइन जो है आप क्या करते हुए चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे, ताकि ये जो है अच्छा से बन सके ये आरेख जो है, ठीक है। अब इसके बाद 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, 4s हो गया, 5s हो गया, 6s हो गया और ये 7s हो गया। अब इसके बाद आपका इसमें आएगा 2p, फिर 3p, 4p, 5p और ये 6p। 7p होता नहीं है, यदि कोई नया तत्व जो है उसकी खोज होगी तो 7p जो है तब यूज होगा। फिलहाल जो है इतना ही होता है, ठीक है। आपको याद कैसे रखना है, तो आपको 2p होता है, ठीक है। 2p को जो क्या करना है, थोड़ा सा जो है 3s से थोड़ा ऊपर रखना है, ठीक है। तो जो p उपकोष होता है, p जो है क्या होता है, 1p नहीं होता, 2p होता है, ठीक है। तो 2p से आपको क्या करना है, शुरुआत करनी है, ठीक है। 2p, 3p, 4p, 5p और ये 6p। अब आगे देखें यहाँ पर, अब इसके बाद में d, तो d जो है 2d नहीं होता है, 3d होता है। क्या होता है, 3d। और 3d को आपको कहाँ लिखना है, 4p से जो है थोड़ा सा ऊपर लिखना है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ 4p से थोड़ा ऊपर 3d, और ये हो गया आपका 4d और ये 5d। 6d नहीं होता है। और इसके बाद में 4f, सिर्फ ओनली 4f ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही जो है जितने भी तत्वों के परमाणु क्रमांक होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं एसपीडीएफ वाले, वो सभी कंप्लीट यहाँ तक हो जाते हैं। अब आपको पता लग गया। अब मैंने आपको बताया था कि जो एसपीडीएफ, ये 4 उपकोष होते हैं एसपीडीएफ, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 और एफ में 14 यानी 14 होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो है प्रत्येक उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हुए चलेंगे। तो इसमें हो गया 2, एस में कितने होते हैं, 2 होते हैं, सभी को आपको पता है। 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया और ये 2 हो गया। पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 हो गया, 6 ये 6 हो गया, ये 6 हो गया और ये डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो लिख दिया 10 और ये 10। एफ में कितना होता है, 14 यानी 14 होता है, तो हो गया। अब आप क्या करें, अब ये जो है आप इसको ऐसे तिरछा, पहले इसको सर्किल बना लें, एक गोले में कर लें ताकि और अच्छा लगेगा। और इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख लें, सभी वो तो लिख ही लिए, खैर किस में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। पी में 6 होता है, एस में 2 होता है, डी में 10 और एफ में 14 होता है, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप जो है इसको ऐसे तीर द्वारा कर दें, जो जिस लाइन में आता है उसी में आप उसको क्या करना है,
उसी में आपको जो है इसे रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलेगा। इसको थोड़ा सा बना लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह चलेगा, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर इस तरह जाएगा, उसके बाद फिर इस तरह आएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ से इस तरह से चलेगा, उसके बाद फिर ऐसे चलेगा, उसके बाद फिर ऐसे आएगा, उसके बाद फिर ऐसे आएगा, और फिर ऐसे होते हुए इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा स्तर आरेख। क्या कहते हैं इसे? ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप जो है इस सीक्वेंस में, इस क्रम में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये क्या है, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, पहले 1s में जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे होते हुए 2s में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद जो है 2p में, फिर उसके बाद 3s में, उसके बाद फिर 4s उपकोष में, फिर 3p उपकोष में, उसके बाद ऐसे करते करते फिर जो है 4s में, और फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, और उसके बाद ऐसे होते हुए फिर 4d, फिर 5p, और उसके बाद 6s, और फिर ऐसे होते हुए 4f, फिर 5d, फिर 6p, और फिर 7s। तो इस क्रम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करते हैं। एक बात और अब आप यहाँ पर जो है याद रखिए, अब आप क्या करें, अब आप उसको जो है जिस क्रम में जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश करता है उसको लिखते चलें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में चलेगा, 1s में। तो ये हो गया 1s2, या एक लाइन लिख भी लेना नोटबुक में कि परमाणुओं के उपकोष में बढ़ते हुए ऊर्जा का क्रम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो है क्रम, ये लिख लेना। ठीक है, परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, ये लाइन आप लिख लेना। तो पहले 1s2 हो गया, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर उसके बाद 3s2, फिर उसके बाद 3p6, फिर उसके बाद 4s2, फिर उसके बाद इस तरह इलेक्ट्रॉन जा रहा तो 3d हो गया, फिर 4p6, फिर 5s2, ऐसे चलते चलते फिर इसके बाद आएगा 4d 10, 5p6, 6s2, 4f, 14, और 14 के बाद 5d 10, फिर 6p6, और सबसे अंत में 7s2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो परमाणु के उपकोष होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रवेश पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो नियम है इसको आपबाउ प्रिंसिपल भी कहते हैं, आपबाउ सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो आपबाउ है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। बहुत सारे जो टीचर हैं वो बच्चों को ये बताते हैं कि जो आपबाउ है वो एक वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिक नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है आपबाउ। ठीक है, उसी के आधार पर ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बना सकते हैं। अब यहाँ से जो आपबाउ प्रिंसिपल यानी आपबाउ सिद्धांत है उसकी परिभाषा भी बन सकती है। कैसे बनेगी, जो परिभाषा है डेफिनेशन तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे ही लिख लेना। ठीक है, तो ये सभी क्या है, परमाणुओं के उपकोष हैं। क्या है, परमाणु के उपकोष। तो आप लिख सकते हैं कि परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो परमाणु है, ये परमाणु क्या है, सभी उपकोष, परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में
प्रवेश करते हैं, इसे आपबाउ प्रिंसिपल या आपबाउ सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि इससे बहुत बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 11th क्लास में तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपबाउ प्रिंसिपल को आप समझाइए, तो ये पूरा पूरा आपबाउ प्रिंसिपल भी है। इसके अलावा आप जो है इस पर जो भी क्वेश्चन बनता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनको जो आप जो अच्छे से बना सकते हैं, इससे जो है SPDF वाले। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा एक रोल है। साथ ही आपबाउ प्रिंसिपल आपको पता लगेगा कि जो डेफिनेशन है वो भी पूछ ली जाती है। इसके अलावा नीट एग्जाम में भी कभी कभी जो डेफिनेशन है पूछी जाती है, एक दो बार पूछी भी गई है आपबाउ प्रिंसिपल का सिद्धांत। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है, उसमें आपको जो डेफिनेशन दे देगा, कहेगा कि ये जो डेफिनेशन है ये किसकी है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, एंट्रेंस एग्जामों में भी। तो परमाणुओं के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं, इसे आपबाउ प्रिंसिपल या आपबाउ सिद्धांत कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी और ये पूरा का पूरा आरेख आपको बनाना पड़ेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपबाउ प्रिंसिपल, तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आप जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें भर ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कोई एक तत्व दूंगा, 2-4 तत्वों की, जो आपको मैं क्या करके दिखाऊंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बना करके दिखाऊंगा। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका कोई, तो उसमें क्या दिया कि एक तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में लिखिए। ठीक है, तो 20 का आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अब आप इसको यहाँ पर जो है क्या करें, आरेख को जो है देखते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1s होगा। ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, सभी को पता है। उसके बाद 2s 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा तो 2p6 होगा। फिर उसके बाद 3s2 होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा, या एक काम करें, इसको आप निशान को यहाँ से हटा लें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको रहने दें ऐसे ही, कोमा लगा लें इसके स्थान पर तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1s2 2s2 2p6, इसके बाद में 3s2। ठीक है, और 3s2 के बाद में क्या आ रहा है, 3p6, और लास्ट में क्या है, 4s2। तो देख लीजिए, 2 4 6 10 12 6 18 और 2 20। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं किसी भी तत्व का। अब देखिए, मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक तत्व का परमाणु क्रमांक 36 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिखेंगे। यदि आपने इसे नोट नहीं किया तो पहले नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए, एक तत्व का परमाणु क्रमांक है 36। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं 1s होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद में 2s होगा, फिर उसके बाद में 2p6 3s2 3p6 4s2, और उसके बाद में क्या होगा, 3d10, और उसके बाद में 4p6। ठीक है, तो होगा पूरा 36। तो 2 4 6 10 12 6 18 20 10 30 और 4 30 6 कितना हो गया, 36। तो आपको जो है 36 का ही क्या लिखना था, परमाणु क्रमांक लिखना था। तो आप इसके आधार पर जो है किसी का भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है SPDF के रूप में वो लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो है आसानी से समझ आ गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, कुछ तत्व जिनके परमाणु क्रमांक जो आपको क्या करना है, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF के रूप में लिखना है। तो देखिए, आपको किस किस का बनाना है। एक तो 25 का बनाना है, 28 का बनाना है, और 56 का बनाना है, 30 का, और एक और बना लेना आप 21 का। ठीक है, तो आपको इन पांचों के क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो SPDF के रूप में लिखना है। बाकी जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, उनका प्रतीक क्या होता है, उन्हें आप कैसे याद करेंगे, उसकी क्लास भी जो मैं लेकर के आऊँगा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे।
फ़िलहाल आज की क्लास में मैंने जो आपको सिखाया सिर्फ वो बताया है कि आप कैसे जो परमाणु है, परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ के रूप में उसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, कहते कि सर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखना नहीं आता, वो बनाना नहीं आता है। अब आप इस नियम के आधार पर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, चाहे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना भी क्यों ना हो, चाहे 50, 60, 70 किसी का कितना भी क्यों ना हो, आप इस बेस पर जो है तत्वों के परमाणु क्रमांक को जो है लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये नियम याद रखना होगा, ठीक है, जिसे अबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। अगर अब आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी प्रत्येक समस्या का सोल्व किया जाएगा और आपकी प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई भी हमारे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता लग गया, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना है। तो एक बात और मैं आपको बताऊँ कि कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन वाले जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन पर हम बात करेंगे कल वाली क्लास में। फ़िलहाल आप जो है सिंपल जो मैंने आपको बताया उसका याद रखिए। एक्सेप्शन का थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आज की क्लास में एक्सेप्शन नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे हम ऐसे ही एक और नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए।